बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। ना हो परेशान, खेती बाड़ी है आसान, बस समय का रखो ध्यान, तभी मिलेगा सम्मान। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान फसल में लगने वाले कीट की, साथ ही साथ तसर के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कोडरमा की गौपालकों के लिए हो रहा है प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। किसान गोष्ठी सह जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुर्गी पालन से अच्छी कमाई के लिए पाली उन्नत नस्ल झारसीम। अब समाचार विस्तार से। प्रशिक्षण एवं प्रसार संस्थान रांची की ओर से कोडरमा जिला के गौपालकों को 6 दिवसीय प्रशिक्षण देने की योजना है। प्रशिक्षण का विषय है दुधारू पशु प्रबंधन एवं पशु पोषण। कोडरमा जिले के जो गौपालक इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, वे जिला गव्य विकास कार्यालय कोडरमा से संपर्क कर सकते हैं। पिछले दिनों राजधानी रांची के कृषि कार्यालय सभागार में किसान गोष्ठी सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में 10,000 किसान उत्पादक संगठन के गठन और संवर्धन पर चर्चा हुई। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी ने राज्य और केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाएं, बीज वितरण योजना, झारखंड राज्य फसल राहत योजना, किसान सम्मान निधि, केसीसी ड्रिप सिंचाई, किसान उत्पादक संगठनों के लिए बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी अनुज्ञप्ति के संबंध में जानकारी दी। इस वर्ष पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। ऐसी स्थिति को देखते हुए कृषि विशेषज्ञ की सलाह है कि किसान ऊपरी जमीन में नकदी फसल सब्जी और दलहन की खेती कर सकते हैं। इसमें कम अवधि वाले प्रभेदों का चुनाव ज्यादा फायदेमंद होगा। अभी जो मौसम की परिस्थिति है वो विषम परिस्थिति है, और ऐसे में किसान बंधु अगर मान लीजिए जो उनके पास ऊपरी ज़मीन है, ऊपरी ज़मीन का अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करें तो वो कैश क्रॉप के रूप में सब्जी लगा सकते हैं, दलहन फसल लगा सकते हैं। तो ये किसान बंधु को चाहिए कि जो सब्जी है वो झारखंड के लिए, इस क्षेत्र के लिए काफ़ी लाभ होती है। तो सब्जी के लिए आप आलू, टमाटर, बैगन, मिर्च, गोभी इत्यादि फसल पे जा सकते हैं। और अगर सिंचाई अगर उनको ऊपरी ज़मीन पे व्यवस्था नहीं है तो वैसे क्षेत्र में वो दलहन है कि मूंग के रूप में जा सकते हैं, अरहर का जो शॉर्ट ड्यूरेशन का जो है उसको जा सकते हैं, थोड़ा कुल्थी जा सकते हैं, सरगुजा तिलहन में अगर लगाना है तो सरगुजा लगा सकते हैं। ये फसल अगर लगा लेते हैं तो किसान बंधु को जो हमारा धान का जो प्लॉट था, ऊपरी जो क्षेत्रफल था, उससे वो शिफ्ट होकर के ज़्यादा से ज़्यादा किसान बंधु उसमें लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों, आप घरेलू और ग्रामीण परिवेश में देशी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो उन्नत नस्ल वाली मुर्गियां पालें। इसमें झारसीम, दिव्यायन, रेड या वनराजा पाल सकते हैं। मुर्गी पालक भाइयों, देशी मुर्गियां ग्रामीण परिवेश में बहुत आसानी से पाली जा सकती हैं। इनसे अंडा और मांस दोनों प्राप्त होता है। इस दृष्टिकोण से देशी मुर्गी पालन ज़्यादा फायदेमंद है। मुर्गी पालक भाइयों, झारखंड के ग्रामीण परिवेश में आसानी से पाली जाने वाली कई उन्नत देसी नस्लें हैं। आइए जानते हैं मुर्गियों की इन उन्नत नस्लों के बारे में। जैसे झारखंड में आप झारसीम, दिव्यान रेड, सोनाली, ग्राम प्रिया, बनराजा या केरी निर्भीक या असील के और भी कई संकर नस्ल अभी सीपीडीओ और आईसीआर के द्वारा काफ़ी निकाले गए हैं। इन सब नस्लों में किसी का भी आप चुनाव बहुत आसानी से कर सकते हैं।
पशु चालित बहुउद्देश्य हो की मदद से कतार में लगी हुई मूंगफली, सूर्यमुखी और सोयाबीन जैसी फसलों की निकाई गुराई करने तथा उससे खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। इससे हाथ से निकाई गुराई करने की तुलना में 70% मजदूरी की बचत होती है तथा 25% उपज में वृद्धि होती है। आज हम जानेंगे टमाटर को अगेती और पिछेती ब्लाइट रोग से कैसे बचाएं। किसान भाई, टमाटर फसल को अगेती या पिछेती ब्लाइट रोग से बचाने के लिए मैंकोजेब या कैप्टन दवा के उपयोग करें। इस दवा की 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। जरूरी हो तो 10 दिन बाद दोबारा छिड़काव कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी ली। जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी।
और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाई, अभी आप खेती बाड़ी जो कर रहे हैं उसमें सबसे पहले धान का नंबर आता है और धान की खास देखभाल जरूरी है क्योंकि इसमें कीट लगते हैं। तो कीट प्रबंधन धान की फसल में कैसे करें, इसके बारे में जानकारी लेकर हमारे विशेषज्ञ हैं। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और ले लेते हैं ये जानकारी। अपने झारखंड प्रदेश में खरीफ के मौसम में धान की खेती हर किसान करते हैं। धान ही यहाँ की मुख्य फसल है। इस फसल से किसान न सिर्फ अपना पेट भरते हैं बल्कि उससे आमदनी भी प्राप्त करते हैं। बरसात के मौसम में धान की फसलों में कीट लगने का खतरा बढ़ जाता है, अतः किसानों के लिए यह आवश्यक है कि बिचड़े की रोपाई से लेकर धान की बालियां निकलने तक में वे कीटों एवं रोगों के नियंत्रण के लिए समेकित प्रबंधन करें। देखिए, धान में प्रायः कई तरह के कीड़े लगते हैं। अगर देखा शुरू की अवस्था में देखा जाए तो पत्ती खाने वाले कीड़े हैं, जिसमें पत्तियों को मोड़ देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पत्ती मोड़क कीट, इंग्लिश में लीफ फोल्डर कीड़ा भी कहते हैं। कुछ जगह में चूँकि असामान्य बारिश होती है कि हिस्पा नाम का भी कीड़ा आता है जो पत्तियों को माइनस करता है। मुख्यतः पत्ती खाने वाले कीड़ों में ये हो गए। उसके बाद जो दूसरा कीड़ा एक खास करके यहाँ होता है जो रस चूसता है, खास करके धानों से, उसमें हॉपर समूह में आते हैं, ब्राउन प्लांट हॉपर खुद का कीड़ा होता है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा यहाँ हमारे किसान भाइयों को नुकसान पहुँचाता है कीड़ा, वो धान का तना छेदक कीड़ा होता है, जो कि धान के तना को छेद कर देता है और उसमें पौधे तना जो सूख जाते हैं और जब बाली निकलती है अगर उस समय उसका प्रकोप करता है तो उससे ये होता है कि बालियाँ जो निकलती है बिना दाने का निकलती है। और कभी कभी जो अर्ली धान होता है, जो अगेतर धान होता है, तो उसमें एक कीड़ा लग जाता है गंधी कीड़ा, जो कि जब धान का जो बाली जो होती है खास करके दुग्धावस्था में रहती है तो उस समय गंधी कीड़ा उससे रस चूस लेता है और रस चूस करके उससे काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ये तो कीड़े की बात हो गई। और कुछ बीमारियां भी लगती है, ब्लाइट है और ब्लास्ट है, फॉल्स स्मट डिजीज़ है। ये 3-4 तरह की बीमारियां भी यहाँ खास करके यहाँ लगती है। जैसे फॉल्स स्मट कीड़ा बहुत जब बाली निकलती है तो उसमें देखेंगे किसान भाई तो काले काले एकदम चूरनुमा में बन गया है और उससे काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। और ब्लास्ट भी कीड़ा होता है जो कि पूरा पौधे को जला देता है, पौधा झुलस जाता है, मर जाता है। इस तरह से 3-4-5 तरह की बीमारियाँ भी लगती है। जिस तरह से हमारे प्रदेश में बारिश कम होती है, ऐसी स्थिति में अनुकूल वर्षा के अभाव में समय पर लगाए गए बिचड़े नर्सरी में ही काफी बड़े हो जाते हैं। इन बिचड़ों की पत्तियों में तना छेदक कीट अंडे दे देती हैं, जो कि धान की फसलों के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं। फिर किसान बारिश के पानी की कमी की वजह से सिंचाई के लिए खेतों में पानी को रोक कर ही रखते हैं। ऐसी स्थिति में बक्की नामक कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। ये फसलों की पत्तियों के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं। किसान भाई जहाँ जहाँ पानी मिल रहा है अपना लगा रहे हैं, तो एक धान छेदक का जो तना छेदक कीड़ा होता है उसकी ये व्यवहार ये होता है केवल धान को ही खाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो किसान भाई अभी नर्सरी में ही जिसके बिचड़ा होगा तो काफ़ी बड़ा हो गया होगा और उसमें वो जो धान का तना छेदने वाला कीड़ा है वो जाता है पत्तियों के ऊपरी सिरे में जाकर वो अंडा दे देता है। अंडा देखें किसान भाई रुई नुमा होता है, पीला पीला ढका रहता है, समूह में इसके अंडे रहते हैं खास करके। तो ऐसी परिस्थितियों में वो कीड़ा वाला के वहाँ अंडा देता है। तो मैं यह किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि जब भी मौका मिलता है तो किसान भाई अपने बिचड़ा को उखाड़ते हैं और खेतों में लाते हैं। अगर वो बिचड़ा बड़ा भी हो गया होगा तो उस तरह का जो कीड़ा है जो का अंडा जो पत्तियों के ऊपरी सिरे में रहता है तो ऊपरी सिरे के 2 इंच तक पत्तियों को काट के ही खेतों में लगाएं। और जब भी किसान भाई अभी के समय में किसान भाई जब खेतों में लगाने जाएंगे धान के पौधा तो एक दवा आती है क्लोरोपाइरीफॉस, तो उसकी आप 5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला लें, मिलाने के घोल बना लें और धान के बिचड़े को 4 घंटे के लिए उसमें डुबा दें, जड़ को उसको खास करके, और उसके उपरांत ही लगाएं। तो इससे ये होगा कि अगर शुरू की क्षेत्र में आने वाले जितने भी कीट हैं खास करके उससे काफ़ी बचाव हो जाएगा। क्योंकि मौसम बदल रहा है और धान की खेती यहाँ पर हो रही है और मौसम बदलने के अनुसार जलवायु परिवर्तन के अनुसार कीट भी अपना स्वभाव बदल रहे हैं, उससे उनसे काफ़ी बचाव हो जाएगा। तो अगर हम शुरू में थोड़ा सा ध्यान दें, पत्तियों के ऊपरी सिरा को 2 इंच तक काट लें और बिचड़े के ऊपरी सिरा को 2 इंच तक काट लें और बिचड़े को लगाने के पूर्व उससे क्लोरोपाइरीफॉस की नाम से दवा से उपचार करके लगाएं। तो इससे क्या होगा, शुरू के 30 दिन तक तो काफ़ी बचाव हो जाएगा। और दूसरी बात ये आती है खास करके जब मान लीजिए हमने पौधे को लगा दिया,
पौधा बढ़ने लगा। तो उसके बाद अभी के समय में जो किसान भाई मान लीजिए पहले लगा दिए हैं पौधे को, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है अभी देख रहे हैं, तो किसान भाई खेत में पानी को रोक के रखे हैं। तो इस समय में एक बक्की नाम का कीड़ा लगता है बहुत ज़्यादा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में केसवर्म कहते हैं कीड़ा, जो कि उसको कीड़ा हो रात्रिचर होता है और रात में आता है और पत्तियों को काटता है और पानी में गिराता है, और पानी गिरा करके उसको पानी में गिरता है और तैर करके दूसरे पौधे पर वो चला जाता है और इस तरह से वो नुकसान पहुंचाता है। और चूँकि पानी नहीं होने से किसान भाई अपने खेत को वो अभी पानी निकाले नहीं है। अगर जिन किसान भाइयों के पास पानी की अगर व्यवस्था हो तो इस कीट का अगर प्रकोप दिख रहा है तो एक रस्सी ले लें, रस्सी ले करके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरे पौधे को हिला दें। हिला देने से ये होगा कि उस जो बक्की कीड़े की जो सूंडी होती है पौधे पर, वो पानी में गिर जाएगी और पानी को बहा दें। तो इससे क्या होगा कि बचाव हो जाएगा। चूँकि अभी पानी नहीं बह रहा है, पानी को किसान भाई को रोक कर रखना जरूरी है। तो ऐसी परिस्थितियों में किसान भाई शाम के समय में क्यूनल फास्ट नाम की दवा आती है, जिसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके आप उसे छिड़काव कर दें। इससे खास करके धान में बक्की कीड़े का प्रकोप से बचाव हो जाएगा और काफ़ी उस किसान भाइयों को लाभ होगा। क्योंकि इस कीट का प्रकोप अभी जो वर्षा नहीं हो रही है और जहाँ पानी जमा हुआ है तो उसमें इस कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, या फिर वो जहाँ नहीं भी है तो बहुत जल्द ही आकर के काफ़ी नुकसान पहुँचाएगा। धान एक ऐसी फसल है जिसकी खेती में खेत की तैयारी के समय ही कीट एवं रोगों के प्रकोप से बचाव किया जा सकता है। इसकी खेती में गर्मी के मौसम में ही खेत को कोड़कर छोड़ देना चाहिए, फिर बीज उपचार, रोगरोधी भेद का चयन करना चाहिए, फिर उर्वरकों का सही प्रबंधन करने से धान में कीट एवं रोग नहीं लगेंगे। धान एक ऐसा फसल है, इसमें अगर हम लोग सही तरीके से अगर काम करें, किसान भाई शुरू से अगर मूल्यांकन करें, तो शायद उसमें कीटनाशक दवा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ी बात है। और जैविक कीटनाशक बहुत ज़्यादा है उपलब्ध है, खास करके जैसे धान के तना छेदक के लिए ट्राइको कार्ड उपलब्ध है हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में, किसान भाई ले सकते हैं। और उसे उसको 15 दिन के अंतराल पर ट्राइको कार्ड को लगाएं। ट्राइकोग्रामा जापानिका के नाम से आता है उसमें। उससे क्या होता है, उसमें मित्र कीट के अंडे होते हैं और वो उसके अंडे निकल करके जा करके जो धान के तना छेदक कीट हैं उसके अंडे को खा करके वो नुकसान पहुंचा देते हैं। अगर हम लोग ट्राइको कार्ड का प्रयोग करें तो धान के तना छेदक कीट से बचा सकता है। उसके अलावा बहुत सारे उपाय हैं, खास करके शुरू की अवस्था में अगर नीम से निर्मित हम लोग दवा का प्रयोग करें, खास करके नीम तेल हो गया, तो इससे भी बहुत सारे कीट जो हैं बच जाते हैं। नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट हो गया, जैसे नीम बीज का जो चूरा होता है उसकी 1 किलो मात्रा को 20 लीटर पानी में मिला लें। मिला के छानने के उपरांत अगर शुरू की अवस्था में हम लोग छिड़काव करें तो उससे भी बचाव होता है। और धान का तना छेदक कीट के लिए बचाव के लिए सबसे अच्छा चीज़ है फेरोमोन ट्रैप्स, खास करके बाजार में उपलब्ध भी है। अगर उस ट्रैप को हम लोग लगाएं खेत में तो आकर के बहुत सारे कीड़े फंस करके उसमें मर जाएंगे, उससे भी काफ़ी बचाव हो जाएगा। तो धान की फसल में अगर समुचित ढंग से हम लोग शुरू से कुछ उपाय करें, जैसा कि मैंने बताया, तो हो सकता है शायद हमें कीट व्याधि डालने की जरूरत ना पड़े। धान की खेती की अभी शुरुआत है, अतः किसान भाई अभी से ही कीट एवं रोगों का प्रबंधन शुरू कर दें। इससे धान फसल में कीट एवं रोग नहीं लगेंगे और उपज भी अच्छी होगी। इससे खेती की लागत घटेगी, समय और श्रम दोनों ही बचेंगे और किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। किसान भाई खास करके जब देखें खेतों में बीमारी लग रही है, जैसे मैंने ब्लाइट लगता है, ब्लास्ट लगता है, तो खास करके जब अगर ब्लाइट का प्रकोप हो गया है किसान भाई, तो एक्चुअली जो आजकल सारे बीज उपचारित बीज होते हैं, अगर नहीं उपचारित किए हैं, खेत में उनका प्रकोप दिख रहा है, तो उसके लिए साफ नाम की दवा एक आती है। उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करें तो उससे काफ़ी बचाव हो जाएगा। कई तरह की बीमारियों को, वो पत्ते में जो बीमारियां लगती है, धब्बे बनते हैं नाव आकार के, उससे बचाव हो जाएगा। और दूसरा जब है कि जब बालियाँ निकल जाती है तो उस समय जो स्मट का प्रयोग होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में टिल्ट नाम की बाजार में दवा उपलब्ध है। टिल्ट की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला कर छिड़काव करें तो उससे काफ़ी उससे बीमारी से भी बचाव हो जाता है। किसान भाई, आप बड़े पैमाने पर तसर की खेती करते हैं और काफ़ी मुनाफा उससे कमाते हैं, लेकिन तसर की जो कटाई होती है कोसों की और भंडारण होता है, कैसे उसका देखभाल करना है, एक फीचर के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी दिलवाते हैं। जून जुलाई के महीने में बारिश की शुरुआत होते ही तसर कीट पालन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। इस मौसम में 35-40 दिनों के अंदर ही कोसे तैयार हो जाते हैं। तसर कीट अपने मुंह से एक विशेष प्रकार की लार निकालती है जो हवा के संपर्क में आकर रेशम धागा बन जाता है। तसर कीट इसी लार से अपने लिए एक कवच बनाती है जिसे हम कोसा या कोकून कहते हैं। तसर कोसों का उपयोग 2 कार्यों के लिए किया जाता है, पहला प्रजनन के लिए तथा दूसरा धागा निर्माण के लिए। इस दृष्टिकोण से कोसा ही किसानों की आमदनी का मुख्य जरिया है।
इसलिए कोसों की कटाई में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में तसर का कीट पालन का कार्य पूरे झारखंड राज्य में चल रहा है और अगस्त के द्वितीय सप्ताह से लेकर के अगस्त के अंतिम सप्ताह तक यह कटाई का कार्य, कोसों के कटाई का कार्य मुख्यतः चलता है। कटाई का कार्य जो प्रारंभ हम करते हैं उसमें सबसे बड़ी बात हमको जो ध्यान में देने योग्य बात है उसमें है कि जब भी हम कोसों की कटाई करते हैं वो उसमें देखना है कि जिस दिन से कोसा बनाना शुरू किया, हमारा लार्वा कोसा बनाना शुरू किया, उससे लगभग 10 से 15 दिन बाद ही कोसों की कटाई करें। अगर कोसे पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए हैं और कोसों की कटाई किसान भाई कर देते हैं तो वह कोसे गीली अवस्था में नुकसानदेह होंगे और उनको उनकी उपज का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी सावधानी है कि कोसों की कटाई जब कर रहे हैं उस समय मौसम का ध्यान रखें। अगर 2-3 दिन पहले लगातार बरसात हो रही है तो उस दौरान रुक करके जब धूप का मौसम हो जाए उस दौरान कोसों की कटाई करें। कोसों को छोटी छोटी टहनियों सहित काटें, इससे कोसों को रखने में सहूलियत भी होगी और उसकी सुरक्षा भी। अब 5-5 कोसों का एक गुच्छा बनाएं और 20 गुच्छों की एक माला बनाएं, यानी कि एक माला में 100 कोसों को रखें। कोसों की कटाई मुख्यतः 3 बिंदु महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है कि सही समय का चयन, मीन्स जब से कोसों का उत्पादन हो रहा है, कोसा बना रहा है, तब से लेकर के 10 से 15 दिन बाद ही कोसों की कटाई करें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोसों की कटाई के लिए हम सिकेचर्स का उपयोग करते हैं कि पौधों की टहनी में, जिस पौधे की टहनी में कोसा बनाया हुआ है उस टहनी को, छोटी छोटी टहनियों को हम काट लेते हैं और काट करके हम पहले उसको इकट्ठा करते हैं। एक आदमी एक दिन में लगभग 200 से 300 कोसे आसानी से काट सकते हैं और कोसे काटने के बाद फिर लाते हैं कि उसमें हम उसके पेडंकल्स होते हैं, उस पेडंकल को, कोसे को पत्तियों में जो उलझे रहते हैं उससे अलग करने का कार्य करते हैं। तो पहले हो गया साफ सफाई का कार्य जिसमें हम सूखी पत्तियां और उसके पेडंकल को कोसों के साथ अलग कर लेते हैं। तो कोसों के साथ पेडंकल लगा हुआ होता है क्योंकि यह कोकून आगे आने वाले दिनों में फिर बीज उत्पादन का भी कार्य होगा और कुछ किसान भाई जो इस कोसों को बेच देते हैं मार्केट में, उससे उनको लाभ मिलता है, वो सीधे हमारा कपड़ा बनाने के काम में जाता है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान जो देना है कि अगर जिस कोसे का भंडारण हमको बीज उत्पादन के लिए करना है उसमें किसान भाई क्या करते हैं कि सही तरीके से साफ सफाई के बाद उन कोसों को 5-5 कोसों का एक बंच बना करके और फिर उसको 100 कोसे की एक माला बना लेते हैं जिसमें 20 बंच रहते हैं, लगभग 100 कोसे आते हैं और उस कोसे को रस्सी से बांध करके सीधे टांग देते हैं और उसको उस जो बंच है पूरा 100 कोसों का एक माला है उसको ले जा करके बीजेगार में हम रख देते हैं। कोसों की कटाई के बाद उसे उसकी गुणवत्ता के आधार पर छटाई करें, यानी उसकी ग्रेडिंग करें। इस ग्रेडिंग के आधार पर आपको उसकी उपयोगिता एवं कीमत तय करने में सहूलियत होगी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है कटाई के समय में कि हम 3 तरह के कोकून का ग्रेडिंग करते हैं। पहला तो एक होता है, ऐसा कोसा होता है कि जो कि बहुत ही अच्छे सेल वेट का होता है, कड़ा कोसा होता है, उसको हम बीजागार के लिए, बीज उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है, उसको बीज उत्पादन के लिए हम उपयोग में लाते हैं, उसको हम ए ग्रेड कोकून कहते हैं। उससे कम जो ग्रेड का कोकून होता है जिसमें कि कोसा थोड़ा कम होता है उसको हम बी ग्रेड देते हैं। और तीसरा फिर एक कोसा होता है जिसमें पतली झिल्ली टाइप की होती है, वो सी ग्रेड का कोकून होता है। और लास्ट सबसे आता है जो कि फ्लिमजी और कट कोकून्स होते हैं। किसान भाइयों, रेशम का चाहे वो फ्लिमजी कोकून हो चाहे अच्छा कोकून हो, रेशम की उपयोगिता हमारे तसर रेशम उद्योग में हर तरह के रेशम की उपयोगिता है। कट कोकून्स को भी आप इकट्ठा करें, उससे भी आप लाभ मिल सकता है आपको, उसको भी ले जा करके बेच सकते हैं आप अच्छे कोसों को। लेकिन जब भी आप इस कोकून्स को मार्केट में बेचने जाएंगे या बीजागार के लिए उसका इस्तेमाल करने जाएंगे तो उस समय मुख्य बिंदु होगा, कोई भी व्यक्ति उस कोसा को लेने के पहले सबसे देखेगा कि कोसा कितना साफ सुथरा है और कितने अच्छे सेल वेट का है। अच्छे सेल वेट का अगर कोसा है तो उसमें आपको अच्छा ऐसी संभावना है कि उससे अच्छा हमको लाभ मिलेगा और जो भी व्यक्ति उसको खरीदेगा आपको अच्छा दाम देगा। कोसों की सावधानी पूर्वक, सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से कटाई छटाई करने के बाद उसका भंडारण करें। भंडारण के लिए हवादार बीजागार का चयन करें। उसके बाद बीजागार की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। इसके अलावा बीजागार का तापमान एवं उसकी नमी अनुकूल रखें।
जो किसान भाई बीज उत्पादन का काम करते हैं, अगर अच्छे सेल वेट के कोसा, अच्छे वजन वाले कोसा का उत्पादन करते हैं, ऐसे कोकून जिसका वजन अधिक है, ऐसे कोसों का चयन करते हैं, तो आने वाले दिनों में उनको बीज उत्पादन पे भी एक पॉजिटिव असर पड़ेगा, बीज उत्पादन अधिक होगा। सामान्यतः देखा गया है कि एक तितली लगभग 200 अंडे देती है, लेकिन अगर आप अच्छे कोसों का चयन करते हैं, अच्छे वजन वाले कोसों का चयन करते हैं, तो आपको आने वाले दिनों में जो बीज उत्पादन होगा वो अच्छा होगा। आपको 200 से 250 तक अंडे पर मदर माद के द्वारा प्राप्त होंगे। साथ ही अच्छे कोसे को चयन के दौरान एक और विशेष बात रखनी है ध्यान, कि अगर कोई किसी कोसे में आपको लग रहा है कि उसका लार्वा मर गया है या प्यूपा का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ऐसे कोसे का चयन आप बीज उत्पादन के लिए कदापि न करें, इससे बीमारी फैलेगी और आने वाले दिनों में नुकसान होगा। तसर कीट पालन से जुड़ी तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान भाई केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची से विधिवत प्रशिक्षण ले सकते हैं। इससे किसान उन्नत एवं वैज्ञानिक विधि से तसर कीट पालन कर सकेंगे। किसान भाइयों, ध्यान देने योग्य बात है कि आपको अगस्त सितंबर के महीने में जो आप ग्रेनेज करेंगे, भंडारण करेंगे, इसमें आप तापमान, ह्यूमिडिटी प्रायः बिल्कुल सुगम रहता है, क्योंकि यह कीट पालन का एक प्रमुख पीरियड है। अतः इसमें आपको अलग से तापमान और ह्यूमिडिटी मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बीज को उत्पादन बहुत अच्छा होगा। लेकिन समय समय पर हमारा संस्थान इस बारे में जानकारी भी प्रदान करता है, समय समय पर प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम होता है। तो किसान भाइयों, बीजागार से संबंधित प्लस कोसा के भंडारण से संबंधित हमारे अगस्त के महीने में विभिन्न गतिविधियों का संचालन संस्थान में होता है। अगर आप आएँ तो यहाँ अपने सारी गतिविधियों की जानकारी आप ले सकते हैं, और यह पूरी जानकारी, प्रशिक्षण आपको संस्थान फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करेगा। और हम खुश होंगे कि आप संस्थान में आएँ और इस कार्यक्रम में जुड़ करके लाभ उठाएं। तसर कीट पालक भाई, तसर कीट द्वारा उत्पादित कोसा ही आपकी पूंजी एवं आमदनी का आधार है। अतः कोसों की कटाई, छटाई एवं उसका भंडारण विशेषज्ञों द्वारा बताई गई बातों का पालन करते हुए ही करें। इससे निश्चित तौर पर किसानों को अच्छा मुनाफा होगा। किसान भाई बहन, देखा आपने कि थोड़ी सी सावधानी अगर आप करते हैं तो आपका मुनाफा काफ़ी हो जाएगा। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतजार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।